राजाओं की हार के बाद उनकी रानियों का क्या होता था। नमस्ते दोस्तों, आज रात इतिहास की उन कहानियों में डूबते हैं जिनमें तलवारों की खनक नहीं बल्कि हार के बाद की खामोशी है। हाँ, आज हम राजाओं पर नहीं बल्कि उन रानियों पर नजर डालेंगे जिनकी जिंदगी अक्सर राजा की हार के बाद अजीब और कभी कभी दुखद मोड़ ले लेती थी। क्योंकि राजा हारते थे तो इतिहास में कविताएं, वीर गाथाएं और युद्ध का रोमांच मिलता था, लेकिन उनकी पत्नियां हों, वे अक्सर कोनों में खड़ी रह जाती, किसी के फैसले का इंतजार करते हुए। उनका भविष्य तय होता था कि वे कीमती मानी जाएंगी, बेकार समझी जाएंगी या दोनों का अजीब मिश्रण बन जाएंगी। तो आइए धीरे धीरे उन सदियों में चलते हैं जब रानियां युद्ध भूमि नहीं बल्कि राजनीति के शतरंज पर मोहरों की तरह इस्तेमाल की जाती थीं। सबसे पहले मिलिए बेरेंगारिया ऑफ नवार्रे से। ये थी इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायन हार्ट की पत्नी, वही रिचर्ड जिन्हें शौर्य का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन जिनका असली शौक इंग्लैंड से ज्यादा फ्रांस में घूमना और अपनी सेना के साथ समय बिताना था। बेरेंगारिया की जिंदगी का क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाला टैग बड़ा चमकीला दिखता है, लेकिन मजेदार बात यह रही कि उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर कभी कदम ही नहीं रखा और पति की मौत के बाद उन्हें पेंशन तक नहीं मिली। यानी नाम से रानी पर असल में किराएदार जैसी स्थिति, लगातार पैसे की मांग करती रही। इंग्लैंड इतना व्यस्त था कि उन्हें जवाब देने का भी समय नहीं मिला। अब देखिए जोआन ऑफ नवार्रे का किस्सा। वे थी इंग्लैंड के हेनरी चौथे की पत्नी। राजा की मौत के बाद उन पर लगा दिया गया जादू टोने का आरोप, क्योंकि उस दौर की राजनीति में अगर आप विधवा थीं और थोड़ी संपन्न भी तो विच कहकर जेल भेजना सबसे आसान तरीका था। फसल खराब, चुड़ैल, राजा बीमार, चुड़ैल, कोई गलत छींक ले, हाँ चुड़ैल। जोआन को उनके ही सौतेले बेटे हेनरी पांच ने सालों तक कैद में रखा। असली कारण, वह धनी और फ्रांसीसी थीं। जादू का तो बहाना भर था, कई रानियों को तो सीधा मठ भेज दिया जाता था। इसे सोचिए जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में म्यूट फॉरएवर वाला बटन, मौजूद तो रहती पर आवाज कभी नहीं सुनाई देती। दिन भर प्रार्थना, कढ़ाई बुनाई और जिंदगी के क्या होता अगर वाले सवालों से बचने की कोशिश। और हाँ, कुछ रानियां सीधा ट्रॉफी बन जाती थीं, मानो कोई कीमती फूलदान जीत लिया हो। उन्हें दुश्मन राजघराने में फिर से ब्याह दिया जाता था। उदाहरण के लिए एलेनोर ऑफ एक्विटेन पहले थीं फ्रांस के राजा लुई सातवें की पत्नी, पर शादी रद्द हो गई। फिर सीधा इंग्लैंड के हेनरी दूसरे से विवाह करा दिया गया, वह भी बिना ज्यादा देर लगाए। एलेनोर तो बेहद ताकतवर निकली और यूरोप की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गिनी गईं। लेकिन सच कहें, ज्यादातर रानियां इतनी किस्मत वाली नहीं थीं, वे बस सौदेबाजी की मोहरे थीं। अब धीरे से पहुंचते हैं कैथरीन ऑफ एरागॉन तक, हेनरी आठ की पहली पत्नी। कैथरीन पहले हेनरी के बड़े भाई आर्थर की विधवा थीं, फिर हेनरी से शादी हुई और जब हेनरी का दिल एन बोलेन पर आ गया तो कैथरीन को मिला मध्यकालीन तलाक पैकेज। क्वीन का ताज छीन लिया गया, उपाधि बदलकर डावेजर प्रिंसेस ऑफ वेल्स कर दी गई और बाकी जिंदगी अपमान में गुजारी। मतलब आप रानी थीं, लेकिन अब बस किसी की पुरानी पत्नी है। बहुत शालीनता है हेनरी की। तो हाँ, राजाओं की हार के बाद रानियों का हाल ज्यादातर या तो मठ में या कैद में या किसी नए राजनीतिक सौदे में होता था। कभी कभी वे इतिहास से ऐसे मिटा दी जाती जैसे कभी थी ही नहीं। आज रात हम धीरे धीरे और ऐसी ही कहानियों में उतरेंगे। कुछ रानियां हैं जो पूरी तरह गुम हो गईं, कुछ जिन्हें दोबारा सत्ता ने बुला लिया और कुछ जो बस चुपचाप जिंदगी काटती रहीं, क्योंकि असली लंबा और थका देने वाला दंड राजाओं के हारने के बाद अक्सर उनकी रानियों को ही भुगतना पड़ता था। तो चलिए धीरे से अगले दरवाजे पर चलते हैं, जहां रानियों का भाग्य और भी अजीब मोड़ लेता है। क्योंकि देखिए, राजा हार गया तो उसकी मौत का कोई भव्य किस्सा लिख दिया जाता था, लेकिन रानी, उसके हिस्से आता था अब तुम कहां जाओगी वाला असहज सवाल। शुरू करते हैं मैरी एंटोनेट से। हाँ, वही फ्रांस की रानी जिनका नाम सुनते ही लोग
केक वाली पंक्ति याद कर लेते हैं जो शायद उन्होंने कभी बोली ही नहीं थी। जब फ्रांसीसी क्रांति भड़की तो उनके पति लुई 16वें को फांसी दे दी गई और मैरी, उनके लिए भी वही रास्ता तय था। लेकिन ध्यान दीजिए, उनकी विधवा जिंदगी तो बस कुछ महीनों की थी। उन्हें सलाखों के पीछे छोड़ दिया गया, उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया गया और फिर धीरे धीरे एक नाटकीय मुकदमा और अंत, यानी राजा हार गया तो रानी भी हार गई। कोई सुरक्षित निकास द्वारा नहीं था। अब थोड़ा बाइजेंटाइन साम्राज्य की ओर सरकते हैं। यहाँ की महारानियां तो जैसे राजनीतिक शतरंज की क्वीन ही थीं। कभी आगे बढ़कर राजा से भी ताकतवर हो जाती और कभी हार के बाद जिंदगी भर प्रार्थना गृह में बंद कर दी जाती। उदाहरण के लिए जोई पोरफायरोजेनिटा। उनके जीवन में इतने पति और सत्ता परिवर्तन हुए कि गिनना मुश्किल है। एक पति मरता तो दूसरा आ जाता, और अगर नया पति भी पसंद ना आए तो जोई को बस किनारे बैठा दिया जाता। सत्ता का खेल चलता रहा और वह राजमहल में मौजूद रहते हुए भी लगभग कैदी जैसी हो गईं। ये एक तरह से राजमहल की सुनहरी जेल थी। भारत का भी जिक्र जरूरी है। यहाँ मुगल दरबार की बेगमें अक्सर सत्ता के खेल में मजबूरी से उलझ जाती थीं। जैसे बेगम जीनत महल, बहादुर शाह जफर की पत्नी। 1557 की क्रांति में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो सम्राट बहादुर शाह को पकड़ लिया गया और ज़ीनत महल, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया और बाद में रंगून, म्यांमार भेज दिया गया। वहां उन्होंने आखिरी दिन बहुत गुमनामी में बिताए। सोचिए, जो कभी लाल कगले में रहती थी वही अब परदेश में एक कैद सी जिंदगी जी रही थी। और फिर आती हैं वे रानियां जिनका भाग्य था हमेशा के लिए पर्दे के पीछे, जैसे स्पेन की कई विधवा रानियां। वहां का नियम था कि अगर पति मर गया तो रानी का बाकी जीवन प्रार्थना, सादे कपड़े और गहरी उदासी में बीतेगा। असल में उन्हें जिंदा होते हुए भी सामाजिक तौर पर मृत कर दिया जाता था, क्योंकि लोग मानते थे कि विधवा रानी ज्यादा आजाद होगी तो राजनीति में दखल दे सकती है, और राजनीति को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी कभी रानियों का इस्तेमाल भविष्य की डील के लिए भी होता था, यानी पति हार गया तो रानी को दुश्मन दरबार में भेज दिया गया ताकि शांति बनी रहे। यह जरा वैसा ही था जैसे कोई दो कंपनियां आपस में समझौता करती हैं और एक डील के हिस्से में इंसान भी भेज दिया जाता है। तो हाँ, चाहे यूरोप हो, बाइजेंटाइन साम्राज्य हो या भारत, रानी होना कोई हैप्पी एवर आफ्टर की कहानी नहीं थी। यह पद उतना ही असुरक्षित था जितना ताज खुद। राजा हार गया तो रानी की दुनिया भी उसी पल बिखर गई। फर्क बस इतना कि राजा के लिए इतिहास कविताएं लिखता था और रानी के लिए खामोशी।